हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीएनएस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को करने वाले हैं। इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि रीजनिंग, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आप जीटी अगर तैयारी कर रहे हैं जनरल टेस्ट की, तो आपको यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि जनरल टेस्ट के बेस पर ही आपका एडमिशन बीए के लिए लेती हैं, और भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज में भी जनरल टेस्ट का योगदान होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ही रीजनिंग का आ चुका है और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 जनवरी, है ना भाई, क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। बोल रहा है 26 जनवरी 2020 को संडे था। कौन सा दिन था? संडे। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 16th मार्च ऑफ दैट ईयर। यानी 26 जनवरी 2020 को रविवार था, तो उस वर्ष 16 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है भाई, अब 2020 ही में हमको रहना है, आगे जाना नहीं है, ईयर से कोई मतलब नहीं है हमें। तो हमें ध्यान देना है कि 26 जनवरी है, और हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना है, ईयर से मतलब तो है नहीं, लेकिन लीप ईयर है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 26 जनवरी तो हो चुका है। 26 जनवरी की बात बताइए, जनवरी में देखिए फटाफट, जनवरी से हमें कहाँ जाना है? मार्च जाना है। तो जनवरी में पहले लिखिए जनवरी, फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, लिख लीजिए फटाफट, मार्च तक जाना है। जनवरी में 26 हो चुका है, हमारे पास 5 दिन हमें और बचा है, क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है। क्योंकि हमें गैप पूरा देखना है कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का गैप कितना बन रहा है, रिमाइंडर हम निकाल लेंगे। आइए, फरवरी में 29 का महीना होता है, तो 29 यहाँ बच जाएगा, और फिर उसके बाद मार्च में 16 मार्च तक हमें जाना है, तो 16 यहाँ पे आपका शेष बचने वाला है। तो इसको जोड़ने से अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप, कि 7 से इसको काट दीजिए। 7 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 4 28 हो जाएगा, एक वहां पे रिमाइंडर बच जाएगा। इसको भी काट दीजिए 7 से, तो 7 से काटने के बाद यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ छोटा हो चुका है। अब थोड़ा ध्यान दें, तो 7 से यहाँ पर देखिए, तो 5 और 2 7 यहाँ पर है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे। बस हमारे पास बचेगा एक। एक हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर क्या बचा है? एक बचा हुआ है। और हमें क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हम यहाँ जनवरी से मार्च पर जा रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो एक जो रिमाइंडर है वो हमें प्लस करना होगा, जो भी दिन गिवन है। तो गिवन कौन सा दिन है? संडे। संडे में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मंडे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज क्वार्टर पास्ट 3। अच्छा, क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब 3:15, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। घड़ी उम्मीद है कि देखने आता होगा, और बहुत ही आसान बात है ये। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा जब 3:15 बजा हो समय। अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में देख करके काम चला लीजिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि घड़ी कभी भी, ध्यान रखिएगा, कभी भी आवर, एक सेकेंड, कभी भी आवर वाला हैंड दे दे, ठीक ना, आवर वाला हैंड दे दे और मिनट वाला हैंड दे दे, ठीक ना, और आपसे कभी भी एंगल पूछ ले तो कुछ नहीं करना। आप कहेंगे अरे सर कुछ नहीं करना तो आंसर कैसे आएगा? तो आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, कुछ नहीं करते भी एक काम करना है। वो क्या करना है पता है आपको? बस आपको ये करना है कि आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? 11/2 m -30h, जहां पे m इक्वल टू मिनट होगा, m इक्वल टू मिनट हो जाएगा, और h इक्वल टू आवर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां बोल रहा है भाई कि जो आवर है वो 3 है, और जो मिनट है, क्योंकि 3:15 बजा है तो मिनट है 15, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, जहां जहां मिनट है, m है वहां मिनट रख देते हैं, जहां h है वहां 3 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला में फटाफट अप्लाई कर देते हैं। 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना है? मिनट है 15, यहाँ 15 रख देते हैं,
-30, तो 30 और इंटू एच, एच कितना है, एच यानी आवर, आवर यानी 3 बजे हैं, यहाँ कर दीजिए, फटाफट कैलकुलेशन करिए, अब आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर हम 2 से इसको काट देते हैं 15 को, तो कितने बार में कटेगा, 7.5 बार में, 11 5 55 और 11 7 77 और 5 82 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 82, है ना। और पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, फिर माइनस क्या हो जाएगा 30, 3 जा 90 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे सर ये कैसे घटेगा, 82.5 में से 90 कैसे घट जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस डिफरेंस निकालिएगा, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बस डिफरेंस निकालिएगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 7.5 का डिफरेंस आ रहा है, 7.5 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं है, 83, हाँ बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7.5 मिनट, ठीक है, डिग्री, सॉरी 7.5 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतने का ही एंगल बनने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 7.5 कह दें या 7 होल 1/2 कह दें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद है बहुत ही शानदार, ऐसा क्वेश्चन और भी मैंने कराया है, जाकर जरूर प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें भी आपको अलग अलग टॉपिक के मिलेंगे। बोला जा रहा है कि एक सर्टेन कोड में मरकरी को अगर हम NGU GZXF लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बोल रहा है कि मरकरी, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और छोटा करते हैं इसको ना, ताकि आपको समझाया जा सके। देखिए मरकरी को, ठीक ना, मरकरी को इन्होंने क्या लिखा है, मरकरी को इन्होंने लिखा है NGU GZX और F। अब क्या करते हैं, थोड़े ध्यान से देखिए, इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं, फटाफट इनके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 5 18 3 21, यहाँ फिर 18 और यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ n का वैल्यू 14 होता है, G7 होता है, U21 G7 Z26 X24 और F होता है 6। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अगर पैटर्न को हम ध्यान दें तो 13 से हो रहा है 14, 5 से हो रहा है 7, इसका मतलब 13 में एक जुड़ा तो 14 हो गया, है ना। 13 में क्या जुड़ा है, 13 में एक जुड़ा तो हो गया 14, एक जुड़ा, फिर 5 में क्या जुड़ा, 2 जुड़ा तो हो गया 7, 18 में क्या जुड़ा, 3 जुड़ा तो 21 हो गया, और 3 में क्या जुड़ा, 4 जुड़ा तो 7 हो गया। इसका मतलब यह है कि हर एक लेटर में एक एक प्लस होकर के ऐड हो रहा है आपका जो भी नंबर है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, हमें बस डायरेक्ट यही लिख लेना है, क्योंकि लास्ट वाले को फॉलो करते हुए देख लेना है। देखिए अगले वाले में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो 7, ये ध्यान देखेंगे, पहले वाले में 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, ऐसे ही कर करके हमें ऐड करते हुए चले जाना है, क्योंकि पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। तो हमें बोला है कि तो उसी कूट भाषा में इंटेंगल को किस प्रकार कोटित किया जाएगा, तो हमें इंटेंगल, ठीक ना। तो पहले में हमें एक जोड़ना है, ये 13 में हुआ 14, तो उसी तरह हुआ ये 5 है, ठीक है, E इक्वल टू 5 होता है, 14 होता है, T20 A1 14 7 12 और 5, ठीक ना। 5 से क्या होगा 6, 6 पे क्या होता है F, एक ऐड हुआ F, F वाला तो सब में दिया है भाई, 14, 14 में 2 जोड़ा है तो 16 होगा, 16 का मतलब P, FP, FP कहाँ है, FP सब में है। उसके बाद आइए, अब देखिए एक जुड़ा, 2 जुड़ा, अब 3 जुड़ेगा, 20 में 3 जुड़ेगा 23 हो जाएगा, W, FPW, FPW, हाँ अभी एक कटा अभी से। अगला देखिए 4 जुड़ेगा, अब एक में 4 जुड़ेगा तो 5 होगा, 5 बराबर E, है ना। उसके बाद देखिए E, E कहाँ है, E देखिए इन दोनों में ये भी कट गया, S S है, आगे करते हैं एक एक करते हैं, लिख लेते हैं सब। ये आपका 4 हुआ, 4 के बाद हमें पांचवा करना है, यानी 4 ऐड हुआ है, पांचवा ऐड होगा, 14 5 19, 14 5 19, 19 का मतलब क्या है S, और अब ये 6 जुड़ेगा, 7 6 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा M, ESM, 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 देखिए ये वाला आंसर होगा, ये कटेगा क्योंकि ES यहाँ N लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से क्या करना है, फटाफट से
आपको कैलकुलेशन करना है लेटर का, क्योंकि लेटर का कोडिंग डिकोडिंग जब आता है तो आपको 1 से 26 तक का जो भी अल्फा होता है ना, अल्फाबेट्स होते हैं, उनके लेटर्स को याद कर लिया करिए और प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे तो आसानी होगा इसको करने में। अब देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए बॉय लीव्स हिज हाउस, ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक लड़का है 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है साउथ की तरफ, ठीक। हम क्या करते हैं, 6 किलोमीटर ट्रेवल करा देते हैं साउथ की तरफ, ठीक ना। देन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ क्या करता है, 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है। फिर क्या करता है, एंड देन फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर साउथ, फिर 9 किलोमीटर साउथ में ट्रेवल करता है ना। अब क्या बोल रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। यानी अब जो है अपने घर से, अपने घर का मतलब ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ जब भी बोले ना तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ प्लस बना दीजिए, और प्लस बना करके जैसे ही डायरेक्शन देखें यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में पूछ, देखिए ये वाला डायरेक्शन यहाँ, अब यहाँ पूछ रहा है तो पहली बात तो आप देखिए डायरेक्शन का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये कौन सा होता है, ये होता है साउथ। कैसे, देखिए पहली बात तो जब इस वाले से देखेंगे नीचे तो ये साउथ होगा, और फिर उसके बाद जब इस वाले लाइन से इधर देखेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट कहाँ दिया है, साउथ वेस्ट दो ऑप्शन में दिया है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है साउथ वेस्ट ए में और बी में, यहाँ नहीं दिया है, ये कट, और यहाँ भी नहीं दिया और नहीं यहाँ दिया है, तो दो ऑप्शन तो हमें इलिमिनेट कर दिए। अब आइए आगे, अब डिस्टेंस पता कर लेते हैं। अभी तो हमने डायरेक्शन पता किया है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देना तो इस लाइन को, क्योंकि साउथ साउथ 6 भी चल रहा है, साउथ 8 9 भी चल रहा है, तो हम इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो 9 और 6 हो जाएगा 15, पूरा साउथ वाला, और 8 वाले को हम यहाँ कर लेते हैं ऐसे, है ना, ऐसे कर लेते हैं 8 वाले को, और ये वाला ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपका कर्ड, और ये 9 6 15 आपका क्या बन जाएगा, मतलब कर्ड का हाइपोटेनस बन जाएगा 9 6 15, एक आपकी लेंथ टोटल हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि कर्ड हमें निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या होता है, यही तो होता है। तो भाई हमें क्या होगा, ये कर लेना है, तो 225 प्लस 64 तो हो जाएगा 289, और 289 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, ये होता है 17 का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपका भी इंगेजमेंट बहुत जरूरी है, और आपका कमेंट में मैं आंसर इंतजार करता रहता हूं। जो भी आंसर देता है मैं हर्ट देने की कोशिश करता हूं, जो सही आंसर देगा इस क्वेश्चन का हर्ट मैं दूंगा उसको। फटाफट से बताएंगे 5वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में। आप देख लीजिए एक बार पिक्चर, ये आपके 2024 में सीयूईटी जीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। चल इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आंसर इसका। क्वेश्चन पूछा है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान से इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो हटा दिया गया है, फंडामेंटल राइट है जो हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को में आप जानते हैं, जैसा कि भारत का जब संविधान बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था, तो उस समय भारत के संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार का मतलब 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। वो कौन सा था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान रखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। किससे हटाया गया, ध्यान रखेंगे, कब और कौन से संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत, उस समय मोरारजी देसाई जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय इसको हटाया गया था। किसको, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब टोटल कितने हैं, अब टोटल 6 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे भारतीय संविधान में है, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, विच बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट की अगर बात करें तो एक आपने बार बार सुना होगा, जैसे सहारा में बहुत लोगों का पैसा जब डूबा है तो आपने सुना होगा एक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक ना।
सीबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1988 1992 में पार्लियामेंट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया। तो सीबी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, शेयर मार्केट और स्टॉक को रेगुलेट करने का काम करता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का कि डेज से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। मतलब नेशनल या इंटरनेशनल डेज से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में मिलेगा, ये बात याद रखिए। इसमें पूछा है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और ये क्वेश्चन कई लोग गलत करके आए थे। बस ध्यान देना है सेंटेंस पे कि क्या लिखा हुआ है ना। एजुकेशन डे जो मनाया जाता है राष्ट्रीय भारत में, वो मनाया जाता है कब, हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को, ठीक है ना। और बहुत लोग क्या लगा दिए 5 सितंबर, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है राधा कृष्णन के बर्थडे पर, ठीक है। शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस वहां पे होता है, ये शिक्षा दिवस है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका ट्रिक इतना जानदार बताऊंगा ना, एकदम मेंटोस, जिंदगी मजा आ जाएगा। आइए दिखाता हूं आपको कि क्या ट्रिक है इसका। यहाँ पे बोला है कि एक क्लॉक है जिसके अंदर टाइम दिखा रहा है क्या भाई, एक क्लॉक है, दर्पण से देखी गई घड़ी, घड़ी देखी गई है लेकिन कहाँ देखी गई है, दर्पण में। भाई हमने तो देखा था, हमने तो सुना था कि चेहरा देखा जाता है दर्पण में, लेकिन घड़ी लगता है किसी की, है ना, कुछ लग गई थी। तो वहां पे क्या था कि घड़ी जो है वो दर्पण में देख रहा था भाई, और घड़ी में जब देखा उसने, अरे दर्पण में देखा घड़ी तो क्या दिखा रहा था, 6:45 यानी 6:45 दिखा रहा था। कहाँ देखा है, इसने मिरर में देखा है भाई, कहाँ देखा है, मिरर में देखा है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहाँ देखा है, मिरर में। अब भाई बात को ध्यान से देखिएगा, ये तो मिरर में दिखा रहा है 6:45, लेकिन वास्तविक टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम है वो क्या हो रहा होगा, करेक्ट टाइम। तो करेक्ट टाइम करने के लिए पता कुछ नहीं करना, बस आपको 11, देखिए ध्यान से, आवर और मिनट क्या करना है, देखिए ध्यान से, 11 आवर और 60 मिनट से माइनस कर देना है। जो भी टाइम दिया है, जो भी टाइम दिया है 11 घंटा 60 मिनट में से माइनस कर दीजिए। हमेशा मिरर वाले क्वेश्चन में 11 घंटा 60 मिनट, वाटर वाले क्वेश्चन में 18 घंटा 30 मिनट से माइनस कर दीजिए। आइए 6 घंटा 45 मिनट माइनस करिए, तो यहाँ देखिए 60 में से 45 15, और यहाँ पे 11 में से 6 5, यानी 5:15 आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ ये क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का है ना। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। जब यह कागज खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर आंसर देने की कोशिश करिए। हाँ तो देखिए, सबसे पहली बात, पेपर को क्या किया गया, यहां से ऐसे पेपर को मोड़ा गया, ठीक। फिर पेपर को फिर यहाँ से यहाँ मोड़ा गया, फिर ऐसे कर दिया गया। अब पेपर को मोड़ने के बाद जब पेपर ऐसा हो गया इस तरह से ट्रायंगल शेप में, तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर एक गोला लगाया गया और फिर यहाँ पर एक किया गया और एक यहाँ पे कट किया गया, ठीक ना, ये 4 कटिंग लगाए गए इसमें। अब हमें ना एक एक पॉइंट को पकड़ना है। पहले तो हमें देखना है ये वाला गोला, ये वाला गोला सब में यहाँ होना चाहिए। पहले देखिए, इसमें है, हाँ है, हो सकता है भाई, इसमें है, हाँ हो सकता है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, तो इसको पहले काटिए, पहली फुर्सत में निकलो भाई तुम, तो इनको पहले निकाल दीजिए, इनको काटिए, ये तो हो नहीं सकते, इलिमिनेट करिए, सबसे अच्छा तरीका यही है। इसमें है तो हो सकता है। अब आइए, अब ये देखिए, जो जब ऐसे कटेगा ना तो ये से पूरा गोल बनाएगा बीच में, तो जब गोल बनाएगा तो गोल भी बीच में होना चाहिए, यहाँ गोल है नहीं बीच में तो गायब, है ना, ये तो गायब हो जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों में गोल है, यानी अब हमारे पास दूसरा और चौथा ऑप्शन में लड़ाई की बात हो रही है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, देखिए, अच्छा अब देखिए यहाँ, ये वाला जो गोल है, ये जब भी खुलेगा ना इस तरह, तो यहाँ पर से यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। जब खुलेगा इस तरह, देखिए इस तरह जब टैप हुआ है, वापस इस तरफ खुलेगा तो ये वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पर ये वाला तो है, बिल्कुल सही है,
यहाँ पर देखिए ये नहीं है, यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है, ये वाला भी कैंसिल। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 है तथा लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 42 तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 46 है, तो पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त अंक। भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, थोड़ा सा। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है भाई, तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रेशियो क्या है, रेशियो है 3 और 2 का, किसका, लड़के और लड़कियों का, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो कितना होता है, 5 होता है। 5 जो है वो इक्वल टू है 40 के, ये तो कह रहा है 40 के इक्वल है, यानी कितना हो गया, ये इससे 8 गुना ज्यादा हो गया। तो उसी तरह ये भी 3 ना होकर के 8 गुना ज्यादा 24 होगा, और ये भी 2 ना होकर के 8 गुना ज्यादा 16 होगा, यानी लड़कियों का नंबर 16 आ चुका है, लड़कों का 40 में से 24 आ चुका है, ठीक ना, ध्यान देंगे। अब हम लिख लेते हैं यहाँ, बॉयज हमारे पास हो चुके हैं कितने, 24, और गर्ल्स जो हैं वो हो चुकी हैं कितनी हमारे पास, 16, 40 में से, ठीक। अब बोल रहा है लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 42 है, ठीक है, तो 24 लड़कों ने अपने 42 अंक पाए हैं, एक एक लड़के ने 42, क्योंकि एवरेज है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 46 है, लड़की कितनी है, 16, लड़की कितनी है, 16, और इन्होंने पाया है औसत अंक 46, है ना। अब देखा जाए तो हम टोटल यहां कर लिए हैं, और हमारे पास नंबर टोटल कितना है, 40, क्योंकि पूरा एवरेज इसी तरह निकलता है ना। तो पूरी कक्षा का एवरेज निकालना है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको फटाफट ऐड कर लीजिए। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो इसको फटाफट करिए, देखिए 24 दूना 48 हो जाता है, हम कर लेते हैं यहाँ पे, और 24 चौके कितना हो जाता है, 96 हो जाता है, और 96 और 48 यानी 4 आपने किया है, यानी 100, यानी 1008 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ प्लस कर लीजिए, और प्लस करने के बाद देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा, 16 6 96, और 16 4 जा 64, और 64 और 9 कितना हो जाता है, 74 73, यानी ये 736। अब इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए, ठीक ना, यहाँ 40 नीचे है, ध्यान रखिएगा, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1700 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 36 8 44, 1744, और यहाँ पे 40, है ना। एक बार जोड़ लीजिएगा आप, 36 और 8 44 हो जाएगा, और 1700 हो जाएगा, बिल्कुल। अब आइए 4 से हम लोग क्या करते हैं, 2 से पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 8 16, और बचेगा 1, 2 7 14, बचेगा कुछ नहीं, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 20 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर काट लेते हैं, एक यहाँ करके काट लेते हैं, ठीक ना, यहाँ है 872, और यहाँ है आपका 20, है ना। फिर 2 से काट लेते हैं, अब आसान हो जाएगा, 10 आएगा तो हम डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट। 2 से काट देते हैं तो 2 से 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 2 3 6, 1 2 छक्के 12, और यहाँ पे बचेगा 10, ठीक ना, 2 से काटने पर। अब यहाँ पे 10 है तो एक पॉइंट के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि डिजिट हम देखिए कभी भी डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करेंगे इसको, 436 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा 43.6 आएगा आंसर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मैंने बोला ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे जाना जाता है, वर्गीज कुरियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। एम एस स्वामीनाथन जो है उनको हरित क्रांति यानी फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। भारत रत्न अवार्ड भी मिला है इनको इस बार, लेकिन वर्गीज कुरियन इसका आंसर होगा। इनकी ही मदद से अमूल अमूल का सेटअप किया गया था गुजरात में, आनंद में, आनंद क्योंकि आपको पता है ना गुजरात में एक जगह का नाम है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, अमूल का स्थापना किया गया था, और पूरे भारत में दूध की सप्लाई की गई थी इसी अमूल के स्टार्टिंग होने के बाद, और ये श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, among the 4 ऑप्शन गिवन बिलो 3 हैव सिमिलैरिटीज, ओके,
तो 3 ऐसे ऑप्शन है जो सिमिलर हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है। आइए देखते हैं कि वो अलग है भाई, क्यों है, आइए देखिए, ठीक ना, थोड़ा सा देखते हैं कि वो अलग क्यों है। चलिए, रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल और पुरीना, है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों जो पहले 3 ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों कहीं ना कहीं आईज के पार्ट हैं, आई के पार्ट है, आंख के हिस्से हैं। जबकि पुरीना कुछ और ही दिख रहा है, धुरीना पुरीना पता नहीं क्या है, पुदीना कह देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, देखिए जनरल साइंस का मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि जनरल साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। वैसे तो आप जानते हैं जनरल टेस्ट में पैटर्न चेंज होने के बाद 60 क्वेश्चन अब आते हैं, जिसमें से 50 आपको करना होता है। तो उसमें आपको जनरल साइंस के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। जैसा कि आप जानते हैं 2 तरह से विटामिन को हम डिवाइड करते हैं, है ना। विटामिन जो होता है वो 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो फैट में कौन सा होता है, कीड़ा से याद कर लीजिए, कीड़ा, कीड़ा, KEDA। जबकि वाटर में बस 2 सोल्यूबल होता है विटामिन, वो बी है और सी, बी और सी, ठीक ना। अब इसमें कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन तो KEDA। हाँ देखिए पहले ही ऑप्शन में हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी और सी ये सब वाटर सोल्यूबल है, ये मैंने आपको वहां बता भी दिया है, ठीक ना। आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें सुमेलित करना है। पेन, अब देखिए पेन के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है, पेज होता है नहीं, ब्लेड होता है नहीं, हाँ नीब होता है, नीब। यानी ए का हो जाएगा 3, ए का 3 कहाँ कहाँ दिया है, ए का 3 यहाँ है, यहाँ है, यानी ये वाला नहीं है, कट गया, ये नहीं है, कट गया। अब या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा, ठीक ना। चलिए काट दीजिए इन दोनों। अगला क्वेश्चन है क्लॉक, क्लॉक के अंदर क्या होता है, क्लॉक के अंदर निडल होती है, सुई होती है, ठीक ना, है ना। और फैन के अंदर क्या होता है, ब्लेड होता है, और किताब के अंदर पेज होता है, यानी डी का हो जाएगा 1। डी का 1 कहाँ का है, डी का 1 तो दोनों है। पेन के अंदर हो जाएगा ब्लेड, यानी सी का 2, सी का 2 कहाँ है, सी का 2 यहाँ नहीं है, काटिए, सी का 2 यहाँ पर है बिल्कुल, और बी का 4, बी का 4 यानी बी का 4 यहाँ क्लॉक के अंदर निडल, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आइए। 3 संख्याओं का योग 136 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है। अच्छा ठीक है, यानी ठीक है भाई, 2 अंक ए और बी मान लेता हूं मैं, उनका अनुपात है 2 और 3, ठीक ना। और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5 और 3 है, तो दूसरा हमने माना ही है बी और तीसरा मान लेते हैं सी, ठीक ना। इनका रेशियो कितना है, 5:3, 5:3, है ना। तो बताइए कि पहली संख्या क्या है। पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक ना। यहां से ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। एबीसी रेशियो निकालना रहता है तो सबसे आसान मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पैड क्लास में आपको पूरी अच्छे तरीके से एकदम एक्सप्लेन किया है, टू द पॉइंट कर करके एक एक चीज बताया है कैसे हम रेशियो निकालते हैं सबसे आसान तरीके से। ए का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे पता है, कुछ भी नहीं करना, बस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ए की वैल्यू निकल जाएगी, 5 दूना 10, ए की वैल्यू निकल गई। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, बस इन किनारे वालों को मल्टीप्लाई करिए, 3 के 9। अब आइए देखिएगा ध्यान से, अब बी, हमें बी के निकालने के लिए क्या करेंगे, बी कहाँ कहाँ है, यहाँ है, देखिए ऐसे, तो बी ऐसे करिए, बस बी का निकल जाएगा, 5 6 15। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू आपके सामने आ चुका है, ये है 10 15 और 9, ठीक। अगर देखा जाए तो कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 136 है, अगर इन तीनों को हम जोड़ लें तो 10 और 15 25, 25 और 9 आपका 34 हो जाता है ना। 34 का वैल्यू दे रहा है कितना है, 136 है, 34 नहीं है भाई, कितना है, 136 है। तो बोल रहा है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमने क्या है भाई, 10 माना है, हमारे हिसाब से कैलकुलेशन के तो 10 आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, संख्या 34 न होकर के कितनी है, 136, ठीक। और हमें पहला नंबर निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे, 10 कर देंगे, तो काट लीजिए, काटिए फटाफट से। तो अगर हम 2 से काटते हैं तो आइए, है ना, 2 से काट लेते हैं
तो 2 से काट 17 कट रहा है, हाँ 17 से 2 बार में 17 दूना 34 और 17 छके 102, 17 7 वाटे 136, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और यहाँ 2 से 4 बार में ये कटेगा। अब 4 कुछ कट रहा है 4 से यहाँ हाँ 10 है, 100 कहाँ हो गया भाई, हाँ 10 होगा ना, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। तो 4 दहा में 40 यानी 4 10 जा 40। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन एक एक करके जबरदस्त तरीके से आपको करना होगा। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये वही देखिएगा जिनका प्रैक्टिस होगा वही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को, और देखिए ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना ये एमबीए और एलएलबी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जनरल टेस्ट के लिए है। भले ही मैं जनरल टेस्ट का करा रहा हूं ये, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच बताइए तो एमबीए और एलएलबी में भी पूछे गए हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद 504 रुपए में बेचा गया और फिर 5% का लाभ हुआ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन में कह दे प्रॉफिट एंड लॉस के कि छूट देने के बाद उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है, एक एमपी और सीपी का रेशियो निकालिए। वो क्या होता है, एमपी सीपी का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं और 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 रुपए में 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 5, क्योंकि 5 दिया है ना वहां प्रॉफिट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 और यहाँ हो जाएगा 105। रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकाल लेंगे, काटिए, 5 से काटेंगे यहाँ कटेगा 16 बार में और यहाँ 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 एक 5, ये 16 और 21 का रेशियो आ गया। अब रेशियो जब भी आए तो इसको उलट कर लीजिए, उलट करेंगे तो 21 और 16 मिलेगा हमें। बोल रहा है एमपी हमारा 21 नहीं था 504 था, ये एसपी निकल जाता है उल्टा करने पे, एसपी जो है 21 न होकर के कितना था 504, तो कितने गुना ज्यादा, 21 से देखा जाए तो 21 गुना 42, बचा यहाँ पे 8, 21 चौके 84 यानी 84 गुना ज्यादा, अरे सॉरी 24 गुना ज्यादा। तो उसी तरह से 16 न होकर के ये भी इससे 24 गुना ज्यादा कितना होगा, 16 चौके 64 और 16 गुना 32 और 32 और 6 38 हो जाएगा, ये हमारा दोनों निकल चुका है, ठीक ना। बोला क्या है भाई, अंकित मूल्य यानी एमपी और क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये एमपी निकला है हमारा 504 और आपका 384 है ना, क्रय मूल्य से सीपी कितना 384, तो 384 कितना अधिक है, आप अंतर कर लीजिए पता चल जाएगा, माइनस कर लीजिए 384 को, है ना, 384 को माइनस करेंगे तो 4 से 4 माइनस होगा 0 और यहाँ पे 8 में से यहाँ 10 में से 8 घटेगा 2 और यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा 1, 120 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पेड कोर्स में मैंने बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखिए ये एमसीक्यू का सेशन है, इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कि इसमें ट्रिक नहीं बताऊंगा तो काम बन नहीं पाएगा, इसमें आपको मेंटोस जिंदगी वाला मैं बता रहा हूँ। आइए, नेम द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट आंसर है। जुंको तबेई जो है वो पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, 8,848 मीटर की ऊंचाई है लगभग, और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो 8,850 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन अगला है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए मैथ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जनरल टेस्ट में, ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए एमबीए एलएलबी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत फोकस्ड होकर ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित राशि, मान लेते हैं कोई राशि एक्स रही होगी, वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद देखें तो कितना हो जाती है 2356 रुपया। और अगर इसी राशि को 5 साल बाद देखा जाए, एक सेकंड मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, यानी एक एक्स राशि है, अगर इसको 3 साल बाद हम देखें तो ये कितनी है 2356, ठीक ना। लेकिन इसी राशि को अगर मैं कहूं कि 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी इससे कितना, इससे तो 2 साल बाद हुआ ना, 3 साल तो पहले ही हो चुका था, 2 साल उसके बाद हुआ, पूरा टोटल 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो गया 2660 रुपया, ठीक ना। तो राशि यानी एक्स की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक ना। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 साल में हमें कितना मिला है 2356 से हमारा हो गया है 2660,
अगर हम माइनस कर लें 2660 में से 2356 माइनस कर ले तो हमें पता चल जाएगा 2 साल में हमें कितना मिला है ब्याज, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज का जो रेट होता है वो सेम होता है, तो वहां पे साधारण ब्याज हर साल एक ही मिलता है। मतलब जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, लगातार वैसे ही चलता रहता है। साधारण ब्याज तो उसी रेट, मतलब कहने का ये है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज से जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल भी मिलेगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ बचेगा आपका 5 में से 0, और यहाँ पर 6 में से 3 और यहाँ कट, यानी 304 वो 2 साल में, क्योंकि देखिए 304 यहाँ पे आया है ना, तो ये 2 साल में है, तो 2 साल में है तो इसे 2 से भाग देंगे, तो 1 साल का आएगा कितना 152, है ना, 152 रुपये आएगा। तो अगर हम देखें तो पूछ रहा है कि राशि क्या है भाई, तो हमें ये वाला बताना है। तो 3 साल में कितना मिला है भाई, 1 साल में 352, अरे सॉरी 152, तो 3 साल में कितना मिलेगा, आइए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 152 गुणे 3 साल में पता कर लेते हैं कितना मिला है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे 3 साल का। आइए 3 दूना 6, 3 5 15, और 3 एकम 3 और 1 4, है ना, 3 और 4, ठीक है 456, 2356 में से माइनस कर लीजिए, क्योंकि 3 साल का अगर ब्याज माइनस कर लेंगे आप तो फिर एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यानी मूलधन हमें पता चल जाएगा। तो 2356 माइनस 456, ठीक ना, माइनस करिए 0, 5 में फिर 0, फिर यहाँ पे बचेगा 13, 9 और यहाँ 1, 1900 आएगा। 1900 क्या है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए, which state has been adjudged as the state with the highest level of multi-dimensional poverty, यानी किस राज्य को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाला राज्य घोषित किया गया है। तो ये देखिए, ये रिपोर्ट है भारत सरकार द्वारा जो प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार बिहार जो है बहुत ही ज्यादा पिछड़े राज्यों में शामिल है, जिसमें कि बहुत ज्यादा गरीबी के उच्चतम स्तर को देखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल है पटना, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिस्टोरिक प्लेस है बहुत ज्यादा, बिहार तो वैसे राज्य बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत सारे वहां पे मगध महाजनपद आपको पता है हुआ करता था। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब अगले, हाँ तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए आने वाला है वो पता है क्या है। आपने दोस्तों क्वेश्चन तो देखा और क्वेश्चन के लेवल को भी देखा, और क्वेश्चन के लेवल को देखकर आपको लगा होगा कि सर क्या हम जितने भी क्वेश्चन थे क्या हम इतने कम टाइम में उतने क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन क्वेश्चन आपको 50 करने हैं, 60 आएगा 50 करने हैं। तो अगर आपका अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रहा तभी आप जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे विद इन टाइम। तो उसके लिए डीएनएस लेके आया है आपके लिए सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2025, और ये आपके प्रवेश बैच इसका नाम होने वाला है, जो कि बीए बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी एलएलबी और एमबीए, और इसके साथ साथ जनरल टेस्ट मैंने बताया ना कि जनरल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन क्लास मिलेगी। क्लास मीडियम जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लाइव डाउट सेशन होगा जरूरत पड़ने पर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, और जितने भी टॉपिक वाइज रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद क्लास नोट्स, सिलेक्टेड नोट्स, पर्सनल गाइडेंस एग्जाम तक दिया जाएगा। और इस वक्त फिलहाल में 2000 के आसपास का जो पेमेंट है वन टाइम, उस पर आपको डीएनएस कूपन कोड लेकर आ रहा है, जिसमें कि अभी फिलहाल में कुछ दिनों तक ये ऑफर चल रहा है। डीएनएस 10 कैपिटल लेटर में डीएनएस 10 लिखकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2000 पे आपको 10% की लगभग छूट मिलेगी, और आप आराम से कोर्स परचेज कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो 6387986764 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी जानदार और शानदार क्वेश्चन के साथ। एलएलबी का भी क्वेश्चन मैंने कराया है दोस्तों, उसको भी जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।